नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको जो है वो करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 आपका जो है वो चल रहा था। तीसरा पार्ट इससे पहले हमने देखा था। यदि नहीं देखा है, साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका लास्ट पार्ट नंबर 4, जिसमें प्रश्न नंबर 76 से 100 तक हम प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग के जो 5 प्रश्न है वो आपके गद्यांश पर आधारित जो है वो आते हैं। तो सबसे पहले एक गद्यांश दे रखा है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। ये जो आजादी थी उसके लिए पूरे देश की जो जनता है उसने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष जो है वो चलाया। इस संघर्ष में अगर बात करें तो समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के जो लोग थे उन्होंने इसमें भाग लिया था। स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया, इसमें हिस्सेदारी जो है उसके विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे जो फैसले थे उनसे भी असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे। किसके बाद? स्वतंत्रता आंदोलन के बाद अपनी मांगे पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिलना चाहिए। फिर 1909 में बना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसने कुछ हद तक निर्वाचित जो प्रतिनिधित्व थी उसकी व्यवस्था को मंजूरी भी जो है वो दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं जो है वो राष्ट्रवादी के बढ़ते जा रहे जो दबाव थे उसके कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें भी अभी वयस्क जो है उनको ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें हिस्सा जो है वो ले सकते थे। तो इस पर बेस्ड प्रश्न नंबर 76 है कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आजादी का जो संघर्ष है उसमें जो है वो शामिल हुए? स्वतंत्रता, समानता, या फिर निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, या फिर सभी। प्रश्न आपका है कि लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आजादी के संघर्ष में शामिल हुए? तो स्वतंत्रता भी उसमें था, समानता भी आपको देखने को मिला और साथ ही साथ निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी भी। तो आंसर आपका उपर्युक्त सभी आपका यहाँ पर सही होगा। 77 प्रश्न है कि आजादी के लिए संघर्ष जो है वो किसने चलाया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने, ब्रिटिश सरकार ने, या फिर सदस्यों ने? तो जो संघर्ष चलाया गया था आजादी के लिए, जो कि ऊपर पैराग्राफ में भी आपने देखा, किसके लिए चलाया गया था? तो आपका देश की जनता जो है उसके द्वारा चलाया गया था। आपका ऑप्शन ये वाला बी वाला सही होगा। 78 प्रश्न है, इनमें से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य जो है वो कौन सा है? समानता है आपका, स्वतंत्रता है आपका, विचारों की अभिव्यक्ति भी आता है। तो आंसर आपका यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 प्रश्न आपका है कि आंदोलन का क्या असर जो है वो पड़ा? ब्रिटिश शासक जो है वो चले गए, सरकार की खुलकर जो है वो आलोचना होने लगी, या लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, या फिर लोकतंत्र जो है वो स्थापित हो गया। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। आंदोलन का क्या असर पड़ा? तो आंसर की बात करते हैं। आप कहेंगे सरकार की खुलकर आलोचना जो है वो होने लगी थी और जो नहीं कह पा रहे थे आंदोलन से पहले भारतीय, वो भी जो है वो कहने लगे थे। ऊपर हमने देखा। लास्ट पैराग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन है कि कांग्रेस की क्या मांग थी? भारतीय पुरजोर विरोध करें ये मांग थी, या विधायिका जो है उसमें चुने हुए सदस्य हों, या फिर अंग्रेज भारत छोड़ो, या फिर आजादी दो। इस टाइप से 4 ऑप्शन है, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, ये कांग्रेस की मांग थी जब 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन देखने को मिला। ऊपर लिखा था पैराग्राफ में, उसी पर बेस्ड यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया गया। अब 81 से 85 तक जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पर एक तालिका दे रखी है यातायात के विभिन्न जो साधन है उसके संदर्भ में, कि इसके द्वारा विभिन्न शहरों की यात्रा करने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या है। एक तरफ शहर दे रखे हैं, एक तरफ वाहन दे रखे हैं और उनके सामने उनकी संख्या दे रखी है, जैसे कार, रेलगाड़ी, बस, बाइक, विमान। जैसे दिल्ली में अगर बात करें तो कार की संख्या 192, रेलगाड़ी की 188, इस टाइप से यहाँ पर दे रखा है। अब देखते हैं कि कर इस पर बेस्ड क्वेश्चन। हम यहाँ पर केवल प्रश्न का तरीका देखेंगे। प्रश्न में पूछा गया है कि रेलगाड़ी से आने वाले पर्यटक जो उनकी औसत संख्या कितनी है। जब भी औसत पूछा जाए पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग
मान दे रखे हैं, तो रेलगाड़ी का जो है ये दे रखा है, इस सभी को आप जोड़ लेंगे 188, 166 ऐसे 163 तक। जोड़ने पर जो है इसका जो मान आएगा वो आएगा 1055, और टोटल नंबर कितने हैं, 6 हैं आपके, तो 1055 बटे 6 आप करेंगे, आपका जो आंसर है वो आपका 176 जो है वो आ जाएगा, सी वाला आपका ऑप्शन। ये दशमलव में आएगा 175 दशमलव करके, पर हम अप्रॉक्सीमेट 176 इसे मान लेंगे। नेक्स्ट है, सभी वाहनों से मुंबई और मसूरी जाने वाले जो पर्यटक हैं उनकी कुल संख्या के बीच का अंतर क्या है। सभी वाहनों से लिखा है और मुंबई और मसूरी लिखा है, तो मुंबई आपका ये है, मसूरी आपका जो है ये है, और सभी वाहनों से लिखा है, यानी सबसे पहले तो आप मुंबई वाले को जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद सभी जो है मसूरी जो दे रखे हैं इनको जोड़ लेंगे। तो मुंबई वाले का जो जोड़ है वो 893 आएगा, मसूरी का जो जोड़ है वो 795 आएगा। जोड़ना तो सभी को आता ही है, और दोनों में डिफरेंस पूछा गया है, तो घटाने पर आपका 98 जो है वो निकल कर आ जाएगा। 83 प्रश्न है, रेलगाड़ी से देहरादून जाने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या विमान से चंडीगढ़ जाने वाले पर्यटक की संख्या का कितना परसेंट है। तो रेलगाड़ी यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो ये दे रखा है आपका। फिर प्रश्न में कह रहा है, इससे देहरादून जाने वाले जो पर्यटक हैं, तो देहरादून आपका ये दे रखा है। देहरादून जाने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या विमान से चंडीगढ़, चंडीगढ़ आपका ये है, और विमान जो है आपका ये है। चंडीगढ़ जाने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या का कितना परसेंटेज है ये पूछा गया है। सबसे पहले रेलगाड़ी से आपने देखा और देहरादून देखा, तो कितना नंबर है यहाँ पर 185 है। फिर चंडीगढ़ देखा, विमान देखा, तो 148 है। तो बस दोनों का परसेंटेज निकाल लेना। परसेंटेज निकालने के लिए 185 बटे में 148 और गुणे में 100, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आपका 125% जो है यहाँ से निकल करके आ जाएगा। 84% देखते हैं, प्रश्न 84 कि विमान से जाने वाले जो पर्यटक हैं उनकी औसत संख्या, और बस से जाने वाले थे, यहाँ पर जो है आपका ये विमान है और ये जो है आपका बस है। प्रश्न कह रहा है कि जाने वाले पर्यटक की औसत संख्या के बीच का अंतर कितना है। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो विमान वाले जितने भी दे रखे हैं टोटल, इनका एवरेज निकाल लेना है। एवरेज निकालने के लिए सभी को जोड़ेंगे और 6 से डिवाइड कर देंगे, तो 1009 टोटल जोड़ने पर आएगा, बटे 6 करेंगे तो 168.16 यहाँ से निकल कर आएगा। तो विमान वाले का क्या आएगा 168.6। फिर बस से वाले का भी सेम ऐसे निकाल लेंगे, ये वाला जो है पूरा टोटल जोड़ के बटे कर देंगे 6 से, तो जोड़ने पर आएगा 968 और बटे में 6 करेंगे, तो यहाँ से जो बस वाला है मान ये आएगा 161/33। प्रश्न में दोनों का डिफरेंस पूछा गया है, तो इसको घटाएंगे 6.83 जो है आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट प्रश्न इस पर बेस्ड है कि कार द्वारा दिल्ली जाने वाले जो पर्यटक हैं उनकी संख्या का विमान द्वारा जो मुंबई है जाने वाले पर्यटक की संख्या से रेशियो, जो क्रमिक अनुपात आपको बताना है। अब कार द्वारा अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ही दे रखा है, और बात कर रहा है दिल्ली की, तो 192 दे रखा है। कार द्वारा दिल्ली जाने वाले पर्यटक जो है उनकी संख्या का विमान द्वारा मुंबई, तो यहाँ पर देखिए विमान ये है, विमान द्वारा मुंबई यानी कि मुंबई का 182 है। विमान द्वारा मुंबई जाने वाले पर्यटक की संख्या से क्रमिक अनुपात पूछ लिया गया, तो बस आपको क्या करना है 192 और 182 का निकाल लेना है। क्या अनुपात आएगा, तो दोनों को काटेंगे तो 96:91, ये सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने तरीका इस केवल प्रश्न में हम बात कर रहे हैं, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और यहाँ पर मेन आपको तरीका ही जो है वो पता होना चाहिए, ताकि कैसा भी प्रश्न है आप जो है वो कर ले जाए। देखते हैं आप 86 से 90, यहाँ पर आपको तालिका दे रखी है, 6 विभिन्न राज्य जो है उसमें दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत में दर्शाया गया है। प्रत्येक राज्य में केवल 2 दूध विक्रेता हैं, एक ए है और एक बी है। नीचे यहाँ पर तालिका जो दे रखी है उसमें दूध की बिक्री के प्रतिशत में विक्रेता ए द्वारा की गई बिक्री को दर्शाती है। दूध की कुल बिक्री यहाँ पर भी दे रखी है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी कि 2 लाख लीटर जो है वो दे रखी है। अब ये राज्य की लिस्ट है, ये दूध की बिक्री का परसेंटेज है, और ये विक्रेता ए द्वारा बिक्री जो है उसका परसेंटेज है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न है। 86 प्रश्न कह रहा है कि दिए गए सभी राज्यों में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की जो औसत बिक्री है वो जो है वो कितनी है। तो प्रश्न में देखते हैं, विक्रेता ए ये दे रखा है, और इसी के द्वारा की गई दूध की जो औसत बिक्री है वो पूछी गई है। तो टोटल हमने देखा था नंबर था 2 लाख लीटर करके, तो इसी का ही आपको परसेंटेज निकालना पड़ेगा। प्रश्न कह रहा है ना कि सभी राज्यों में विक्रेता द्वारा की गई दूध की औसत बिक्री,
तो साथ ही साथ दूध की बिक्री जो टोटल हुई वो भी परसेंटेज निकालना है, कुछ इस टाइप से कि जैसे आप सबसे बाहर ब्रैकेट के जो है वो लिख लीजिए 2 लाख टोटल, जीरो आपके 5 जीरो दे रखे हैं तो 1 2 3 4 5 जीरो हमने लगा लिए। और ब्रैकेट में जो है आप जितना भी परसेंटेज निकालेंगे वो लिखेंगे, तो 24% भी निकालेंगे यानी कि 24/100, और साथ में 65% भी निकालेंगे क्योंकि विक्रेता की बात हो रही तो 65/100। फिर बीच में प्लस का साइन लगाएंगे, फिर ऐसे ही 10% वाला भी निकालेंगे यानी 10/100, 80/100 गुणा करके, फिर प्लस करके 17/100, ऐसे आप पूरा लास्ट तक जो है वो निकालेंगे। और टोटल जितना भी मान आपका है उसको पूरे के बटे में जो है 6 कर देंगे, क्योंकि औसत की बात हो रही ना, औसत बिक्री की, तो टोटल का 6 से डिवाइड करेंगे, तो लास्ट में जो यहाँ पर मान निकल कर आएगा सॉल्व करने पर 22 × 6560/6 जो है वो आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका यहाँ पर ए वाला निकल कर आ जाएगा, यानी कि 21866.67। अगला 87 प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहें। प्रश्न आपका है कि राज्य पी और क्यू, इसमें जो है विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री और राज्य आर तथा टी में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री का रेशियो आपसे जो है वो पूछ लिया गया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे सेम हमने ऊपर किया वैसे यहाँ पर भी कर लेना है। पी और क्यू में विक्रेता बी के द्वारा, तो पी और क्यू आप देख लीजिए, सबसे पहले ही दे रखे हैं पी और क्यू जो है, और विक्रेता प्रश्न में बी कह रहा है, यहाँ पर जो मान है वो ए का दे रखा है, तो जो बी है वो टोटल में से घट जाएगा क्योंकि दो ही केवल विक्रेता ही थे। जब ए का परसेंटेज आपको 65 है तो बी का कितना होगा, 100 - 65 करेंगे 35 हो जाएगा। तो यहाँ पर तो 24/100 ही आप लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे 65 की जगह 35/100, और गुणा, और ऐसे प्लस करके आगे भी क्यू का भी ऐसे लिख लेंगे, और बाहर आपका 2 लाख रहेगा क्योंकि वो टोटल का मान है। सेम ऐसे यहाँ क्यू के लिए भी कर देंगे, गुणे 10/100 यानी कि प्लस 10/100, और गुणे जो है वो 20/100। इन सभी को जो है वो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर जो आपका मान है वो 840 पहले से आएगा, और उसमें दूसरा वाला जो सॉल्व करेंगे वो 200 आएगा रेशियो, और 850 प्लस 1320 आएगा। इनको दोनों को जोड़ेंगे तो ऊपर 1040 हो जाएगा, नीचे 2170 हो जाएगा, जीरो जीरो कट जाएगा, तो 104/217 आपका आंसर यहाँ से निकल करके आ जाएगा। 88 प्रश्न है, राज्य क्यू टी तथा एस को मिलाकर दूध की जो औसत बिक्री है वो द्वारा बनाया जाने वाला केंद्रीय कोण क्या होगा। और डिग्री में यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, ये भी आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो क्यू टी और एस को मिलाकर दूध की औसत बिक्री, तो यहाँ पर देख लीजिए, क्यू ये है आपका, टी ये है आपका, और एस जो है आपका ये है। इनको मिलाकर दूध की औसत बिक्री कह रहा है, तो ये 10% थी, ये 13% थी, और ये 22% थी। तो आपको टोटल का ना निकाल कर डायरेक्ट इन्हीं का ही निकाल लीजिए, क्योंकि आपसे इन्हीं का ही सीधे तो एवरेज पूछा गया है, विक्रेता ए बी की यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो 10 + 20 + 13 करेंगे और बटे में 3 करेंगे, तो 45/3 कितना होता है, 15×3 = 45 होता है, यानी कि एवरेज है वो यहाँ से 15% जो है वो निकल करके आ जाएगा। ये हो जाएगी क्यू टी और एस को मिलाकर दूध की औसत बिक्री। फिर आप क्या करेंगे, प्रश्न में कह रहा है कि केंद्रीय कोण बताइए, तो 100% जो है उसकी वैल्यू 360 डिग्री के बराबर होती है। तो आपको क्या कर लेना है, इस 15% की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 15% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.6 है, इसको आप गुणा कर देंगे 15 से, तो यहाँ से आपका 54 डिग्री मान आ जाएगा। डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 3.6 से हमने क्यों गुणा किया, क्योंकि मैंने बताया कि जो 100% है उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 360 डिग्री के बराबर होती है। 360 मतलब होता है पूरा एक कंप्लीट गोला, तो 100% उसी के बराबर हो जाएगा। अब यहीं पर अगर 1% की वैल्यू निकालनी है तो 360 करेंगे और बटे में 100 कर देंगे। अब जीरो दोनों काटेंगे तो दशमलव यहाँ 3.6 शून्य आपका हो जाएगा, वही 3.6 यहाँ दे रखा है। तो वही 15% की वैल्यू निकालने के लिए 3.6 से 15 को गुणा कर दिया, आंसर आपका 54 डिग्री आ जाएगा। 89 प्रश्न आपका है कि राज्य टी में विक्रेता बी द्वारा की गई दूध की बिक्री और राज्य आर और एस में मिलाकर हुई दूध की कुल बिक्री में अंतर जो है वो आपको लीटर में जो है वो बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो राज्य टी जो है आपको सबसे पहले देखना है। फिर प्रश्न कह रहा है राज्य टी में विक्रेता बी के द्वारा, ए के द्वारा 60 है तो बी के द्वारा 40 हो जाएगा। फिर प्रश्न में आगे कह रहा है
की बिक्री और राज्य आर तथा एस में मिलाकर हुई दूध की कुल बिक्री। तो आर आपका जो है ये दे रखा है, एस आपका जो है ये दे रखा है, और दोनों में कुल मिला करके यानी 17/100 और 13/100 दोनों का जोड़ आप निकालेंगे। 17/100 प्लस 13/100, और उसमें से घटा क्या देंगे। प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि इन कुल बिक्री में क्या अंतर है, यानी पहले और बाद वाले में डिफरेंस पूछा गया है। तो आप क्या करेंगे, बाद में से जो आपने इसका 22% का निकाला था गुड़े यानी माइनस टोटल का, इसको चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। इक्वेशन क्या बनेगी, 17/100 प्लस फिर इसका 13 दे रखा है तो 13/100, और इस टोटल में से माइनस कर देंगे क्योंकि डिफरेंस पूछा गया था प्रश्न में, माइनस, और इसका 22 वाले का 22/100, और बी के बिक्री पूछी गई थी तो ए की 60 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर आपका मल्टीप्लाइड में 40/100 बस। और ये टोटल का, इसको पूरा ब्रैकेट बंद करके ये टोटल का 2 लाख, वो तो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। प्रश्न में यहाँ पर दे रखी थी कुल बिक्री, तो इस टाइप से इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से जो मान निकल कर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, और वो मान 42,400 जो है वो निकल कर आएगा। बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है इस प्रवेश की राज्य आर में विक्रेता ए द्वारा की गई दूध की बिक्री। आर राज्य जो है आर है और विक्रेता जो है वो ए है, तो राज्य आपका आर ये है, विक्रेता ए जो है आपका ये है। बिक्री और समान राज्य में ही विक्रेता बी द्वारा, यानी कि आर में ही आपको बी द्वारा भी देखेंगे तो 50% ही रहेगी, बी द्वारा जो बिक्री है उसमें क्या अंतर है। क्लियर तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि 50% यहाँ भी है, 50% 100 में घटाएंगे तो वहां भी रहेगा, तो दो 50 में 50 घटाएंगे तो सीधे ही आपका 0 हो जाएगा। तो बी वाला आपका डिफरेंस दोनों में जो है वो निकल करके आ जाएगा। 91 से अब आपका नेक्स्ट है कि यहाँ पर आयत चित्र का अध्ययन करना है, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आयत चित्र में एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं इस टाइप से 0, 5 करके 50 तक, और जो मैथमेटिक्स है यहाँ पर तो नंबर ऑफ स्टूडेंट है और नीचे जो है वो मैथमेटिक्स नंबर है 0, 5, 10, 15, 20 इस टाइप से करके। और प्रश्न में लिखा है कि छात्र के गणित में जो प्राप्त अंक है 50 में से उनको यहाँ पर जो है वो दर्शाया गया है। इस टाइप से आपने प्रश्न को देख लिया, समझ लिया। अब एक एक करके इस पर बेस्ड प्रश्न जो है वो देखते हैं। 91 प्रश्न आपका है, यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 है तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या जो है वो क्या होगी। तो आपको ऊपर प्रश्न में मैंने दिखाया, क्लियर तरीके से लिखा था कि 50 अंक जो है वो आपका पासिंग मार्क्स है। ये यहाँ पर दिखा भी देते हैं, लिखा है ना, प्राप्त अंकों में से 50, गणित में जो प्राप्त अंक है 50 में से उनको दर्शाने का काम यहाँ पर किया गया है। तो क्लियर, आपको कुछ नहीं करना है। 31 यहाँ पर लिखा है उत्तीर्ण अंक है, और गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या हो जाएगी 50 में से आप इसको घटा देंगे, तो आपका आंसर 15 जो है वो निकल करके। परंतु यहाँ पर एक चीज, प्रश्न में दूसरा तरीका पूछा गया है, आपका वो तरीका नहीं होगा, 50 में से इसको नहीं घटाएंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 है, यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि ये किसी के नंबर हैं, प्रश्न में ये उत्तीर्ण अंक यानी कि पासिंग मार्क्स 31 दे रखा है, तब गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या पूछी गई। तो इसको प्रश्न को आप ग्राफ से जो है वो करेंगे। ये आपका जो है वो ग्राफ है, यहाँ पर नीचे जो नंबर दे रखे थे वो मैथमेटिक्स के दे रखे हैं, और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इस वाली पट्टी पर दे रखे हैं। तो उत्तीर्ण अंक 31 का मतलब है इस वाले ग्राफ में ये जो मान दे रखा है, जैसे कि 25 नंबर जो है ये पाने वाले जो छात्र हैं उनकी संख्या जो है वो 15 है। ऐसे ही 30 अंक पाने वाले हैं इनकी छात्रों की संख्या 20 है। ऐसे ही 40 अंक पाने वाले की छात्रा, ये 40 नहीं 35 अंक जो है ये नीचे वाले अंक है ना, तो ये 35 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 40 है। इस टाइप से ये मान दे रखा है। प्रश्न में आपसे कह रहा है उत्तीर्ण अंक 31 है, तो 31 का मतलब है कि यहाँ पर जो है 30 नंबर आ रहा है आपका। यहाँ पर अगर पासिंग मार्क्स है तो इससे नीचे जितने होंगे वो फेल होंगे। इससे नीचे केवल आपका ये 25 वाला है, 25 नंबर पाने वाले, और ये छात्रों की संख्या कितनी है, टोटल 15 संख्या है। तो छात्र यहाँ से कितने निकल कर आ जाएंगे, 15 आपका आंसर ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको ग्राफ से इस प्रश्न को जो है वो करना था। देखते हैं अगला प्रश्न, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो यहाँ पर कुल संख्या पूछी गई है। अब इधर वाला जो साइड है यही नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं आपके, तो जिसके जिसके सामने है उनको सबको जोड़ लेंगे। तो ये 15 वाला आपका आ जाएगा, ये 20 वाला आपका आ जाएगा, ये 40 वाला और ये 50 वाला। इन सबको जोड़ेंगे, 15, 20, 40, 50, और नीचे 10 को भी तो जोड़ेंगे, क्योंकि लास्ट में आपके 50 अंक जो है
ये पाने वाले छात्रों की संख्या अभी तो 10 दे रखी, तो इन सभी को जोड़ेंगे 10, 15, 20, 40, 50, इनका जोड़ जो है आपका 135 आ जाएगा। डी वाला आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। 93 प्रश्न है, उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या परसेंट में आपको बतानी है। उत्तीर्ण होने के लिए 31 अंक अनिवार्य है, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। तो उत्तीर्ण हुए जो छात्र हैं उनका प्रतिशत बराबर क्या होगा, आप कहेंगे कि उत्तीर्ण जो छात्र हैं वो बटे में कुल छात्र और गुणे में 100। तो उत्तीर्ण छात्र यहाँ पर कितने होंगे, जो कि इसके ऊपर है। 31 नंबर प्रश्न में लिखा है ना कि 31 नंबर जो है वो पासिंग मार्क्स है, यानी कि 25 नंबर पाने वाले यहाँ तक थे, 30 नंबर पाने वाले जो छात्र हैं वो यहाँ हैं, यानी 30 नंबर पाने वाले भी तो फेल कैटेगरी में आएंगे, यानी ये जो 20 छात्र हैं ये फेल हैं। या ऐसा करते हैं, इसको लिख कर बता देते हैं तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपका जो करने का इस प्रश्न का तरीका होगा, वो उत्तीर्ण छात्र जो है वो आप जो है वो ऊपर रखेंगे, बटे में जो है आपके कुल छात्र रहेंगे, गुणे में जो है आपका 100 रहेगा, इस टाइप से। अब जो उत्तीर्ण छात्र हैं वो आपके 20 प्लस 40 प्लस 50 और प्लस 10, बटे में आपके कुल छात्र रहेंगे जो कि 15, 20, 40, 50 और लास्ट में 10, और मल्टीप्लाइड में आपका 100। इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ऊपर जोड़ेंगे 120, नीचे जोड़ेंगे 135, मल्टीप्लाइड करेंगे 100, तो आंसर यहाँ से आपका 88 सही 8/9% ये आपका जो निकल करके आ जाएगा। 94 प्रश्न है, यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए हों और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले जो छात्र हैं उनको A+ दिया जाए तो कितने छात्रों को A+ जो है वो दिया गया। तो 50 टोटल नंबर है, 50 में 90% जो पाए हैं उनको दिया गया है, उस या 90% से अधिक अंक जो पाए हैं उनको A+ दिया गया है। तो 50 का 90% कितना होगा, 45 आपका हो जाएगा, यानी 45 अंक से जितने भी अधिक स्कोर करने वाले छात्र हैं उनको जो है A+ जो है वो दिया गया है। अगर ग्राफ में देखें तो 45 अंक जो है, इससे ऊपर वाले जो छात्र हैं वो देख लेते हैं इन सभी को रख करके। तो ये देखिए 40 और ये जो है आपका 45, तो लास्ट वाला ये जो है ये आपका 50 है। जो 50 वाले हैं यही तो आपके हैं जो 45 से ऊपर पाए हैं नंबर। तो 45 से ऊपर जो पाए हैं नंबर, उन छात्रों की संख्या कितनी है, उन छात्रों की संख्या 10 है। तो यही प्रश्न में पूछा गया था कि A+ जो दिया गया, कितने A+ छात्रों को दिया गया, तो 10 जो ऐसे छात्र हैं उनको जो है वो दिया गया। इस पर बेस्ड लास्ट प्रश्न है कि कक्षा में फेल हुए छात्रों की संख्या का कक्षा में कुल छात्रों की संख्या से अनुपात आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए, जो कक्षा में फेल हुए छात्र हैं वो कितने हैं, तो वो 15 हैं। मैंने बताया था ना कि 31 नंबर पासिंग मार्क्स है, 25 नंबर जो है पाने वाले जो छात्र हैं वो 15 ऐसे छात्र हैं, तो ये सभी क्या है, फेल हैं। टोटल हमने निकाला ही था, कुल छात्रों की संख्या 135 थी, तो 15 और 135 का आपको रेशियो निकाल लेना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो 15 आपका 9 बार में जाता है, 15 9 तो आपका 1:9 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखते हैं हमारे लास्ट के 5 प्रश्न 96 से 100, जो कि 2009 से 2015 तक एक आटा उत्पादक कंपनी ए द्वारा गेहूं के आयात को दर्शाया गया है। अब यहाँ पर देखिए चित्र को एक बार देखते हैं। इस तरफ जो है आपका आयात टनों में दे रखा है, नीचे जो है आपको ईयर दे रखे हैं 9, 10, 11, 12 इस टाइप से, और जहां पर भी जैसे 2009 है तो उसके सामने 100 लिखा है टनों में, वही ऊपर प्रश्न में लिखा गया है कि ए द्वारा गेहूं के आयात जो है उनको टनों में दर्शाया गया। तो ये तो प्रश्न हो गया। अब देखते हैं इस पर बेस्ड प्रश्न क्या है। 96 प्रश्न है कि 2010 से 2014 तक गेहूं के आयात में कितने % परिवर्तन हुआ। तो 10 से 14 तक आपको देखना है, तो 10 आपका ये रहा, 14 आपका ये रहा, और ये कह रहा है कितना परिवर्तन हुआ है। तो 2010 में अगर देखेंगे तो 150 था आपका, 2014 में 175 था, कितने का अंतर आया, 25 का अंतर आया। किस पे आया, 150 पे आया। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, कितना परिवर्तन हुआ, प्रतिशत परिवर्तन, तो वही 25 बटे 150 और गुणे 100। बस इसको आपको जो है वो सॉल्व कर लेना है, मान आपका 16.67% जो है वो निकल करके आ जाएगा। अगला देखते हैं 97 प्रश्न, 2009 से 2013 तक गेहूं का औसत आयात आपको बताना है। औसत निकालना तो बहुत ही आसान है, 2009 आपका सबसे पहले दे रखा है और 2013 आपका ये दे रखा है। ये जितने मान आपके दे रखे हैं ना, इन सबको आप जोड़ लीजिए और टोटल 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए।
100 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 165 प्लस 225 जोड़ेंगे तो 840 आएगा, और 5 से डिवाइड करने पर आपका मान 168 निकल करके आ जाएगा। बी वाला आपका आंसर हो जाएगा। 98 प्रश्न है कि कितने वर्षों में आयात वर्ष 2012 के आयात से अधिक था? 2, 3, 4, 5। अब आपको 2012 के आयात से देखना है, तो 2012 में आयात था कितना? 200 जो है वो आयात था। अब इससे अधिक कितने किस किस साल में है, या टोटल कितने साल में, ये जो है वो पूछा गया है। नहीं, ये तो 2011 का है, 2012 का प्रश्न है। ये 165 से पूछा गया है। प्रश्न में 2012 दे रखा है ना, तो वो 2012 का ही हम देखेंगे। तो 2012 का 165 से किस किस साल में ज्यादा है? तो एक तो 200 वाला ज्यादा है, यानी 2011 में, 2013 में भी ज्यादा है, और 2015 में भी ज्यादा है, और ये 175 वाला भी 165 से ज्यादा है, यानी 2014 में भी ज्यादा है। तो टोटल आपके कितने हैं? 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 ऐसे वर्ष हैं जिसमें ज्यादा है। आंसर आपका 4 जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं सेकंड लास्ट प्रश्न। स्टार्टिंग मैंने बताया तो 100 प्रश्न तक हम देखेंगे, लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। 99 प्रश्न आपका है, 2009 से 2013 तक आयातित आयातित जो गेहूं है उसमें कितना % परिवर्तन जो है वो देखने को मिला? तो 9 से 13 तक आपसे जो है वो पूछा गया है। 9 में था कितना? तो आपका 9 में 100 था। 13 में कितना था? तो 13 में जो है आपका 225 था। तो 225 और 100 में डिफरेंस कितना होगा? 125 का होगा। और परसेंटेज पूछा गया ना आपका, प्रतिशत परिवर्तन, तो 125 निकाल लेंगे परसेंटेज किस पे? 100 पे, और गुणे 100। 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 125। आंसर आपका डी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न लास्ट वाला देखते हैं, पर इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा। पूरी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे टाइप के प्रश्न समझ में आए, और प्रैक्टिस आप अवश्य ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तभी इस टाइप के कैसे भी प्रश्न आएंगे आप आसानी से जो है वो कर पाएंगे। देखने मात्र से ही चीज़ें नहीं आती जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2009 से 2011 तक गेहूं के जो आयात है, 2011 तक का जो गेहूं का जो आयात है, वो 2013 से 15 तक के गेहूं के आयात से अनुपात जो है वो क्या था? 9 से सबसे पहले आपको देखना है कहाँ तक के लिए? 11 तक। फिर आपको क्या देखना है? 2013 से 15 तक। 13 आपका ये है, 15 आपका ये है, यहाँ देखना है और यहाँ देखना है। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। फिर प्रश्न में कह रहा है गेहूं के आयात से रेशियो क्या है? तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को अलग अलग जो है वो जोड़ने से आपका जो मान है वो टोटल का निकल कर आ जाएगा। तो 2009 में 100 था, फिर 2010 में 150, फिर 200, तीनों को जोड़ेंगे तो 450 सबसे पहले यहाँ से निकल के आ जाएगा। लास्ट के तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से जो मान है वो 660 निकल के आ जाएगा। प्रश्न में इन दोनों का ही रेशियो पूछा गया है, तो 0 से 0 तो ऐसे कट गया। 45 और 66 को अगर आप काटेंगे तो किससे काट सकते हैं आप? 45 और 66 को 3 से काट सकते हैं। 3 से काटेंगे इसे तो 3 दूना 6, एक इधर जाएगा, 3 5 जा 15, यहाँ से 3 दूना 6, 3 दूना 6। अब नहीं, यहाँ पर तो एक होगा ना आपका 15, 3 1 जा 3 है, एक इधर जाएगा, 3 5 जा 15, और यहाँ पर 3 दूना 6, 3 दूना 6, 15:22 आपका डी वाला आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी अगले वाले सेट से, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो गणित का हम आपके लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। सभी लोग कोशिश अवश्य कीजिएगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिए जाते हैं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या आपको बतानी है। ए ऑप्शन है 39, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 75 और डी ऑप्शन है 57। तो ये 4 ऑप्शन है। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। पेट का जो एग्जाम की प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, शाम के 8 बजे लाइव टाइमिंग है, लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं। और एक और टाइमिंग है दोपहर के 3 बजे, उसमें भी आप वीडियो आकर लाइव देख सकते हैं। आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।